हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आईटीआई एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस टॉपिक का नाम है हस्त औजार। टूल के बारे में पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, आजकल आईटीआई के अंदर औजारों के क्वेश्चन और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी औजारों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हर एग्ज़ाम की शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन टूल के बारे में पूछे गए थे। तो आज मैं टूल के बारे में बताऊंगा, कुछ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कि फर्मल चीजल का दूसरा नाम बताइए, यानी फर्मल चीजल का दूसरा नाम बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्मल चीजल होता क्या है। तो पहले बात करते हैं कि चीजल चीजल एक प्रकार का टूल है, यानी हस्त औजार है, जो क्या करता है कि जैसे कि लोहे या फिर लकड़ी को काटने के लिए यूज़ में लाया जाता है। चीजल दो प्रकार का होता है, फर्मल चीजल और ठंडी छेनी। यानी चीजल का दूसरा नाम भी क्या है, छेनी भी बोल सकते हैं। यानी एक क्या होता है फर्मल चीजल, और एक क्या होती है ठंडी छेनी। दो प्रकार के होते हैं। फर्मल चीजल का जो यूज़ है वो लकड़ी को काटने के लिए या लकड़ी के अंदर की जो फिटिंग करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, और ठंडी छेनी का जो उपयोग है वो लोहे की वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। और जो फर्मल चीजल है उसकी जो लंबाई रखी जाती है वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर है। यानी जो अभी फॉर्मल चीज़ क्वेश्चन के अंदर पढ़ रहे हैं, इसकी जो लंबाई होगी, आपसे लंबाई पूछ ले तो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होती है। और जो ठंडी छेनी, यानी ठंडी छेनी या फिर कोल्ड चीज़ भी बोल सकते हैं, तो उसकी जो लंबाई रखी जाती है वो क्या होती है, मानक लंबाई 18 सेंटीमीटर। तो छेनी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक फॉर्मल चीज़ल होती है, एक एक क्या होती है, ठंडी छेनी। और ठंडी छेनी की लंबाई कितनी होती है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। और जो फर्मल चीज़ल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। फर्मल चीज़ल का यूज़ लकड़ी में किया जाता है, और ठंडी छेनी यानी कोल्ड चीज़ल का यूज़ लोहे की वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर फर्मल चीज़ल की बात हुई है, तो फर्मल चीज़ल का दूसरा नाम भी क्या होता है कि उसे किस नाम से बोलते हैं, चोरसी के नाम से, यानी वो चोरसी के नाम से भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में आए कि चोरसी की लंबाई होती है तो आप क्या बताओगे, 15 सेंटीमीटर। चोरसी की लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। चोरसी का उपयोग किया जाता है तो आप क्या बताओगे, लकड़ी काटने के लिए या फिर लकड़ी के औजारों में उपयोग किया जाता है। चोरसी किसका दूसरा नाम है, तो फर्मल चीजल का नाम क्या है, दूसरा चोरसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताया गया है कि मोटर फिटिंग अलाइनमेंट में कौन सा औजार काम में लाया जाता है। यानी एक मोटर है, मोटर की फिटिंग में अलाइनमेंट का अंदर कौन सा औजार उपयोग में लाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि जो इसका जो आंसर होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि ए ऑप्शन की पुली पुलर। पुली पुलर क्या होता है कि पुली को, यानी शाफ्ट पर पुली लगाई गई, उसको निकालने के लिए बाहर एक उपकरण यूज़ में लाया, यानी एक टूल यूज़ में लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पुली पुलर कहते हैं। वायर स्टिपर वायर को छीलने के लिए काम में लाया जाता है। औजार हस्त औजार है जो क्या करता है कि वायर को छीलता है। और फेज टेस्टर क्या करता है कि फेज की स्थिति पता करता है कि लाइट कंटिन्यू आ रही है या नहीं है, यहाँ पर विद्युत है या नहीं है। इसके बाद में आती है रेती क्या करती है कि रेती का काम होता है कि घिसने का, कोई भी जैसे वस्तु लोहे की वस्तुएं जो क्या है कि फिटिंग नहीं हो रही है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको क्या है कि रेती के द्वारा घिस दिया जाता है। तो घिसने के कारण क्या होता है कि वो जो उसके ऊपर का जो लोहा है वो कुछ कुछ क्या होता है कि निकल जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे अपने लगाएंगे रेती, और रेती लगाने के बाद वो क्या हो गया, स्मूथ एकदम हो गया, और फिर अपने अलाइनमेंट में फिटिंग कर सकते हैं। यानी कोई भी पुली को फिट करने के लिए या फिर कोई भी औजार जो लोहे की वस्तुओं या फिर जॉब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो किसका किया जाता है, रेती का। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं को घिसने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रेती का। और रेतियाँ आपके कई प्रकार की होती है, जिस प्रकार से वर्गीकृत की जाती है, जिस प्रकार से आकृति के आधार पर, दांतों के आधार पर, और दांतों की ग्रेड के आधार पर, और लंबाई के आधार पर रेतियाँ 4 भागों में डिवाइड की जाती है। आकृति के आधार पर देखें तो क्या होती है कि आकृति इस प्रकार से गोलाकार भी हो सकती है, त्रिभुजाकार भी हो सकती है, और हाफ राउंड फाइल भी बोल सकते हैं इसे। अब बात करते हैं कि दांतों के आधार पर किस प्रकार के दांते होंगे। तो इस सिंगल कट भी हो सकते हैं, डबल कट भी हो सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी दांते हो सकते हैं फाइल के अंदर।
अब बात करते हैं कि दांतों की ग्रेड के आधार पर। ग्रेड से मतलब होता है कि जिस प्रकार से 1/1 सेंटीमीटर का टुकड़ा है उसमें दांतों की संख्या कितनी आ रही है वो क्या कहलाती है, ग्रेड कहलाती है। अगर दांतों की संख्या ज़्यादा आ रही है तो वो क्या है कि धीरे धीरे लोहे को उतारेगी, अगर संख्या क्या है कम आ रही है तो वो लोहे को ज़्यादा उतारेगी। और लंबाई के आधार पर भी रेतियाँ का वर्गीकरण किया जाए, जिस प्रकार से कि ये 3 सेंटीमीटर लंबी रहती है और ये 4, ये 12 जो भी है। तो रेती के बारे में जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा उसमें मैं पूरे विवरण से बताऊंगा कि रेतियाँ आपके कितने भागों में डिवाइड की जाती है, किस किस आधार पर होती है, और इलेक्ट्रिकल के जो रेती यूज़ की जाती है वो कितने लंबाई की होती है, और रेतियाँ किसकी बनी होती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब बताऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, छेनी के आगे का सिरा खराब होने पर उसका क्या किया जाना चाहिए। अब हो रहा है कि जो छेनी होती है, छेनी अपन पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि छेनी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक कोल्ड छेनी होती है और एक क्या होती है, फॉर्मल छेनी होती है। यानी जो छेनी का जो आगे का जो भाग है, मैं एक बार ये क्या आती है कि छेनी है और ये आगे का भाग है, और इस प्रकार से ये क्या आ गया, इसका हैंडल आ गया। छेनी का जो ये आगे वाला पार्ट है ये अगर ख़राब हो गया तो क्या करेंगे, तो टेम्परिंग विधि अपनाई जाती है। टेम्परिंग विधि क्या होती है कि इसे लोहारगिरी भी बोलते हैं। टेम्परिंग के अंदर क्या होता है कि पहले जो आगे का जो सिरा है, यानी ये चीज़ल है, इसका जो आगे का सिर है इसको लाल गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इसमें इसको पानी के अंदर इतना पानी के अंदर क्या डुबो दिया जाता है, और फिर बाहर निकाल एक अचानक से क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो इसका जो आगे वाला जो भाग है वो क्या हार्ड हो जाता है बाकी से। तो जब इसको लोहे पर या फिर वस्तु को काटेंगे तो इससे क्या है कि आगे का जो है वो ख़राब नहीं होगा, यानी उस विधि को क्या बोलते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि टेम्परिंग विधि अपनाई जाती है तो जो आगे का जो सीरा होता है, यानी छेनी का जो आगे का सीरा होता है, उनको सही करने के लिए, यानी इसमें शार्प यानी तीखापन लाने के लिए टेम्परिंग विधि अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेम्परिंग विधि, यानी ए ऑप्शन। छेनी को आगे का सीरा खराब होने पर क्या किया जाना चाहिए, टेम्परिंग। अब बात करते हैं कि सेंटर पंच के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंटर पंच का निर्माण किस धातु से किया जाता है। सबसे पहले बात यह आती है कि सेंटर पंच होता क्या है, यानी जो लोहे की वस्तुएं, यानी जो लोहे की चादरें वगैरह, सीट वगैरह होती है, उस पर क्या होता है कि पेन या पेंसिल से तो अपने निशान या मार्किंग नहीं कर सकते। अब क्या किया जाता है कि एक उपकरण लिया जाता है जो एक प्रकार का क्या होता है कि इस प्रकार से आगे से नुकीला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे से क्या होता है, नुकीला होता है। और ये क्या करता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से मुझे यहाँ पर क्या निशान लगाना है, यहाँ पर सेंटर में, यहाँ मतलब क्या निकालना है, ड्रिल करना है, ड्रिलिंग यानी छेद निकालना है। तो यहाँ पर मैं रख के ऊपर हैमर से क्या मारूंगा, चोट मारूंगा, तो यहाँ पर क्या निशान लग जाएगा। तो सेंटर पंच का यूज़ किया जाता है कि यानी जो लोहे या चादरों सीटें होती है उन पर निशान लगाने के लिए या फिर मार्किंग करने के लिए सेंटर पंच का यूज़ किया जाता है। और जो सेंटर पंच होता है वो सेंटर पंच आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो परिक पंच होता है और एक क्या होता है कि सेंटर पंच होता है। और इसका जो क्वेश्चन है वो मैंने आगे डाला है। तो क्वेश्चन क्या है कि सेंटर पंच का निर्माण किस धातु से किया जाता है। तो यहाँ पर जो सेंटर पंच होता है वो क्या आता है कि कठोर स्टील से बनाया जाता है, यानी वो टूटेन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिखाया गया वो क्या है, स्टील से, यानी स्टील से भी आपका सही है। और कठोर स्टील बोले यानी हार्ड स्टील से भी क्या होता है, इसका राइट आंसर है। तो सेंटर पंच का निर्माण किससे किया जाता है, हार्ड स्टील से। और इसका उपयोग क्या है, यानी लोहे की चादरें या फिर धातुएं की जो चादरें होती है उन पर मार्किंग करने या फिर निशान लगाने के लिए या पंचिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन की, ब्लो लैंप निम्न में से किस प्रकार की धातु का बना होता है। यानी ब्लो लैंप क्या होता है कि एक प्रकार का हीटिंग उपकरण है जो क्या देता है, ऊष्मा प्रदान करता है। ब्लो लैंप का जो उपयोग है वो हम करते हैं कि जिस प्रकार से सोल्डरिंग आयरन, आप सभी ने सोल्डरिंग आयरन देखा होगा कि जो काबिया, जिसे काबिया बोलते हैं आम भाषा में। सोल्डरिंग आयरन क्या करता है कि एक जैसे सोल्डरिंग आयरन मैंने लगाया और लगाने के बाद वो गर्म हो गया। गर्म होने के बाद क्या हुआ कि सोल्डर वायर क्या है कि इसके आगे मैं लगाऊंगा सोल्डरिंग आयरन के, तो ये सोल्डर वायर यहाँ से पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या गर्म है, इसकी बिट क्या होती है, गर्म होती है, और वो क्या आगे हो जाएगी। और सोल्डरिंग आयरन का जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, टांका लगाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से सोल्डरिंग आयरन है वो क्या करता है कि छोटी छोटी जैसे तारें होती है, जो इलेक्ट्रिक का जो कार्य होता है वहाँ पर किया जाता है। अगर बात करते हैं कि बड़ी बड़ी जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है वहाँ पर जो अपने यूज़ में ले रहे हैं, वहाँ पर क्या है, कोई भी तार कट गई है, मुझे सोल्डरिंग करनी है, तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, ब्लो लैंप का यूज़ किया जाता है।
तो वहाँ पर क्या होता है कि सोल्डर को पिघलाने के लिए ब्लो लैंप का यूज़ किया जाता है। ब्लो लैंप एक स्टोव जैसा आकृति का होता है, जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक कैन होती है जिसके अंदर क्या होता है, केरोसिन भरा रहता है और इसके आगे का भाग होता है और यहाँ से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, यानी गर्म हवा निकलती है। और यहाँ पर एक स्टोव का पंप दिया रहता है, उसको प्रेस करना पड़ता है और यहाँ एक हैंडल सा होता है। इस प्रकार से होता है ब्लो लैंप। और इसको जैसे आपने पुराने टाइम में जो केरोसिन वाले स्टोव होते हैं, सेम उसी आकार का होता है ये ब्लो लैंप। और ये ब्लो लैंप जो बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, ब्लो लैंप कहाँ यूज़ किया जाता है, ऊष्मा प्रदान करने के लिए, सोल्डरिंग, बड़े बड़े तारों में सोल्डरिंग करने के लिए ब्लो लैंप का यूज़ करेंगे। और ब्लो लैंप किसका बना होता है, तांबे का। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। अब बात करते हैं कि हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है। बात करते हैं कि हेक्सा ब्लेड, आपने नाम सुना होगा कि हेक्सा जो आरी होती है, जो लोहे की सरिये वगैरह को काटने के लिए क्या की जाती है, काम में लाई जाती है, वो क्या होती है, हेक्सा ब्लेड। लोहे की वस्तुओं एवं सरिये वगैरह को काटने के लिए जो यूज़ में लाया जाता है वो क्या होता है, हेक्सा ब्लेड होती है। और इसके दो पार्ट होते हैं। इस प्रकार से ये हेक्सा होती है, यहाँ पर इसका जो हैंडल आता है और यहाँ पर जो कसी जाती है वो क्या होती है, ब्लेड होती है। और ये क्या कहलाती है, ब्लेड कहलाती है। और जो ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, हेक्सा फ्रेम होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है। तो हेक्सा ब्लेड क्या होता है कि हाई कार्बन इस्पात का बना होता है, यानी हाई कार्बन, उच्च कार्बन इस्पात का, यानी इसको बोल सकते हैं कि HSS, हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील का भी बना होता है। और क्या होता है कि उच्च कार्बन इस्पात का भी बना होता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि हेक्सा ब्लेड निम्न का बना होता है, HSS है, बाकी ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका उच्च कार्बन इस्पात नहीं है तो आप क्या करोगे, HSS, या फिर उच्च कार्बन इस्पात का हेक्सा ब्लेड बना होता है। ये कहाँ यूज़ किया जाता है, औजार, लोहे की वस्तुओं को काटने के लिए। हेक्सा ब्लेड क्या होता है कि ये जो अंदर वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, हेक्सा ब्लेड कहलाता है। और ये वाला जो है वो क्या कहलाता है, हेक्सा फ्रेम। अब बात करते हैं कि पत्थर की, 7 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर की दीवारों में छेद करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है। यानी जो पत्थर की दीवार, जिस प्रकार आरसीसी की जो दीवारें होती है उनके अंदर या ईंटों की दीवारें होती है, वहाँ पर क्या होता है कि छेद करना है अपने को, तो कौन सा औजार उपयोग में लाया जाता है। तो वहाँ पर एक रोल प्लग नाम का जो एक हस्त टूल होता है, रोल प्लग, ये यूज़ में लाया जाता है। इसकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है। आगे का जो भाग हैंडल होता है और इसका आगे क्या लगी रहती है, कि बिट लगी रहती है। ये क्या कहलाता है, हैंडल होता है। और ये क्या होता है, बिट होती है। जो इसका जो जो हैंडल को क्या बोलते हैं, होल्डर भी बोलते हैं, जो किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील का जो होल्डर है वो किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। और जो बिट बनी होती है वो किसकी होती है, कार्बन स्टील की। तो आप नोट करते रहना साथ साथ में। जो बिट होती है वो किसकी, रोल प्लग की जो बिट होती है वो किसकी बनी होती है, कार्बन स्टील की बनी होती है। और जो ये इसकी जो बिट है वो किसकी बनी होती है, कार्बन स्टील की। और जो होल्डर होता है वो किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। तो रोल प्लग को जो यूज़ में लाते समय कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए कि धातुओं की चादरों पर इसका जो यूज़ है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि धातुओं की चादरों पर इसका यूज़ अपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आगे का जो हिस्सा होता है वो नुकीला नहीं होता। वो क्या होता है कि जिस प्रकार से धातु की चादर है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और इस रोल प्लग को जो भूमि पर अपने को नहीं गिराना है, अगर गिराएंगे तो इसका जो बिट है वो क्या होता है, टूट जाता है। यानी क्योंकि इसका जो बिट है वो किसका बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है, तो इसके कारण वो टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन की वायर गेज के खांचे जो किस नाप प्रणाली के बनाए जाते हैं। यानी जो वायर गेज होता है उसके जो खांचे होते हैं वो SWG नाप प्रणाली के बनाए जाते हैं, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज इसका नाम, पूरा नाम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार से संख्या होती है 1 से लेकर 36 तक जो संख्या चलती है, क्रमांक चलता है। और इसका जो चित्र होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा, यूँ होता है राउंड में अंदर। और यहाँ पर छेद होते हैं और यहाँ पर अपने वायर को डाल सकते हैं, जिस पर देख सकते हैं कि वायर का साइज़ नंबर क्या है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज क्या करता है कि तारों के व्यास को नापने के लिए यूज़ में लाया जाता है, यानी वायर गेज। तारों के व्यास को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, SWG, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। वायर गेज खांचे नाप प्रणाली के किसके होते हैं, SWG नाप प्रणाली के होते हैं। अब बात करते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन की, किसी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कोई जॉब है उसको मजबूती से पकड़ना है तो किसका यूज़ करेंगे, वॉइस का।
वॉइस एक प्रकार का जो उपकरण है यानी एक औजार है जो क्या होता है कि मजबूती से किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज़ में लाया जाता है। वॉइस कई प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से बेंच वॉइस होता है और पिन वॉइस भी होता है, पाइप वॉइस भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वॉइस का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से होता है कि जैसे कि यहाँ पर जो इसका जो भाग घूमने वाला पार्ट होता है और ये जो अंदर का जो पार्ट होता है और ये इस प्रकार से होता है और यहाँ पर एक कील लगी रहती है। इसको घुमाएंगे, राउंड कराएंगे तो ये वाला जो भाग है पीछे वाला ये आगे जाएगा और पीछे जाएगा। इसके बीच में जो भी वस्तु को पकड़ना है उसको क्या लगा देंगे, अपने बीच में लगा देंगे और ये क्या हो जाएगी, यहाँ से मजबूती हो। जिस प्रकार से लोहे की वस्तुओं को काटना है तो उसको पकड़ना पड़ेगा, जिस प्रकार से वो हिलेगी हेक्सा ब्लेड से, तो वॉइस के अंदर अगर लगा देंगे तो वो क्या है, हिलना बंद हो जाएगी। तो जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए या फिर छोटी वस्तु या जॉब होती है उसको क्या है, ग्राइंडिंग करनी है या फिर हाथ के चोट लग सकती है, इसे बचने के लिए क्या किया जाता है, वॉइस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा वो क्या होगा, ए, यानी वॉइस का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि 10 नंबर की हेक्सा ब्लेड की लंबाई प्राय होती है, यानी हेक्सा ब्लेड अपन ने पढ़ा था कि जो हेक्सा इस प्रकार से क्या होता है, इसका जो डायग्राम होता है ये क्या होता है, हैंडल होता है और यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, ब्लेड होता है। जो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी रखी जाती है, तो बोला जाता है कि जो ISI के अनुसार जो लंबाई रखी जाती है वो क्या होती है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या रखेंगे, लंबाई रखें, यानी हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि हेक्सा व आरी के, यानी हेक्सा व आरी के ब्लेड के दांते क्रमशः की ओर होने चाहिए। यानी बात कर रहा है कि हेक्सा व आरी, हेक्सा का जो यूज़, हेक्सा कहाँ की जाती है कि लोहे की वस्तुओं को काटने के लिए, और आरी का जो यूज़ है वो किया जाता है लकड़ी को काटने के लिए यूज़ में लाया जाता है आरी को, और हेक्सा का यूज़ करते हैं लोहे की वस्तुओं को काटने के लिए। तो यहाँ पर अभी एक DRDO के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हेक्सा के दांते क्रमशः होते हैं, यानी हेक्सा के दांते, यानी हेक्सा ब्लेड जब लगाया जाता है यानी हेक्सा फ्रेम में फिट करते हैं तो इसके दांते किस ओर रखने चाहिए। तो बोला जाता है कि जो हेक्सा, जो लोहे काटने वाली जो आरी होती है उसके जो दांते होते हैं वो जिस प्रकार से, यहाँ पर क्या है, हैंडल है और ये क्या है, पूरा फ्रेम है। तो यहाँ पर मैंने ये क्या लगा दिया, हेक्सा ब्लेड लगा, तो इसके दांते क्या होने चाहिए, आगे की ओर होने चाहिए। इस प्रकार से हैंडल है, हैंडल से क्या होनी चाहिए, आगे की ओर, क्योंकि जिस प्रकार से अपने क्या है कि जैसे आगे की ओर जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, हेक्सा ब्लेड कार्य करेगा, और पीछे खींचेंगे तो हेक्सा ब्लेड कार्य नहीं करेगा। यानी जोर है जो क्या लगाना है, अपने को बल जो लगाना है वो क्या, आगे की ओर लगाना है। तो हेक्सा ब्लेड के दांते होते हैं वो क्या होने चाहिए, आगे की ओर होने चाहिए, और जो लोहे काटने वाली जो आरी होती है उसके जो दांते होती है वो क्या होते हैं, पीछे की ओर होते हैं। जिस प्रकार से लोहे काटने वाली जो आरी है, इस प्रकार से मैं कच्चा चित्र बनाता हूँ, इसके जो दांते हैं वो क्या होने चाहिए, पीछे की ओर होने चाहिए। यानी जो अपना हाथ है, हाथ के हिसाब से देखें तो क्या होना चाहिए, पीछे की ओर होना चाहिए, किसके, आरी के, और हेक्सा के क्या होना चाहिए, आगे की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्या आपके IIT एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यानी हेक्सा के क्या होने चाहिए, आगे की ओर, और आरी की क्या होनी चाहिए, पीछे की ओर। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, वुड आरी विद्युत कार के लिए माप की होती है। यानी वुड आरी, ये जो लकड़ी पर कार्य करने वाली जो आरी होती है वो आपकी जो आरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक टेनन आरी होती है, एक वुड आरी होती है, और एक बात करते हैं की होल आरी होती है। वुड आरी का जो यूज़ है वो क्या करते हैं कि जॉब की, यानी लकड़ी का जो फिटिंग है उसके लिए यूज़ में लाया जाता है। और टेनन जो आरी होती है, यानी जो टेनन आरी होती है उसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है कि सलमाइकों को काटने के लिए यूज़ में लाया जाता है। और की होल आरी जो होती है उसका जो जॉब के अंदर, जैसे लकड़ी की जॉब है उसमें होल करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो यहाँ पर वुड आरी की बात हो रही है, तो वुड आरी का जो माप होता है वो कितना रखना चाहिए, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। यहाँ पर जो माप रखेंगे वो कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। और जो वुड आरी होती है उसका कितना रखा जाता है, जिस प्रकार से जो वुड आरी का 30 सेंटीमीटर रखेंगे, और जो टेनन आरी होती है उसका रखेंगे 30 से 40 सेंटीमीटर, यानी 30 से 40 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन की, पोकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो पोकर का जो यूज़ है वो कहाँ
किया जाता है। पोकर एक प्रकार का क्या होता है, उपकरण यानी एक औजार होता है जो क्या करता है कि लोहे की यानी जो लकड़ी की वस्तु होती है उसमें क्या होता है कि छिद्र निकालने के लिए यूज़ में लाया जाता है। इसका जो आगे का जो भाग होता है वो क्या होता है, नुकीला यानी शार्प होता है, और पीछे का जो भाग होता है वो क्या होता है, चौकोर होता है। इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर क्या होता है, हैंडल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ़ को काटने के लिए या फिर बर्फ़ को अलग अलग पीस में चेंज करने के लिए एक सुम्बी यूज़ की जाती है, तो वो क्या होता है, एक पोकर का उदाहरण है। तो पोकर को अन्य नाम से जाना जाता है, सुम्बी से भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ब्रांडल भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। पोकर को अन्य नाम से जानते हैं सुम्बी और ब्रांडल। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो पोकर का जो आगे वाला सिरा क्या होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, और पीछे वाला जो सिरा है वो क्या होना चाहिए, शार्प होना नहीं चाहिए, और क्या होना चाहिए, चौरस होना चाहिए। इसकी सावधानी क्या रखनी चाहिए, यानी इसका जो यूज़ है वो कहाँ करना चाहिए, लोहे की वस्तुओं पर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो भाग होता है वो नुकीला होता है और वो क्या होता है कि आगे से मुड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोहे की वस्तुओं पर पोकर का यूज़ नहीं होता है, ओनली फॉर लकड़ी की वस्तुओं पर पोकर का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की कि सेंटर पंच व प्रिक पंच का कोण क्या होता है। तो अपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो पंच होता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, कि किसी धातु की चादरों के अंदर मार्किंग करने के लिए पंच का यूज़ किया जाता है। तो जो पंच होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सेंटर पंच होता है, एक क्या होता है, प्रिक पंच होता है। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेंटर पंच का जो कोण होता है वो कितना रखा जाता है, 90 डिग्री होना चाहिए। और जो प्रिक पंच होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक 30 डिग्री एंगल का होता है और एक क्या होता है, 60 डिग्री एंगल का। ये जो आगे जो 90 डिग्री जो एंगल दिखाया गया है, ये क्या होता है कि जो आगे के जो कोण होते हैं, जिस प्रकार से ये सेंटर पंच है, इसका जो आगे का जो भाग है, तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो दिखाया जाता है कि ये कितना शार्प है, यानी एक 60 डिग्री का है, एक कितना 70 का है। इसका जो एंगल डिसाइड करता है कि ये नुकीला कितना है। ठीक है दोस्तों, तो 90 डिग्री का कौन सा होता है, सेंटर पंच होता है, और 30 और 60 का कौन सा होता है, प्रिक पंच होता है। जो 30 डिग्री वाला है वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कम कोण होगा वो कितना ज़्यादा नुकीला होगा, जिस प्रकार से कि यह सेंटर पंच है, और जो इसका जो नुकीला सिरा ज़्यादा है तो जो इसका एंगल है वो क्या होता है, कम है, तो 30 डिग्री होगा। और जिसका एंगल क्या है कि इस प्रकार से जैसे कि यहाँ से क्या होता है, इतना होता है, तो वो क्या होता है कि इसका जो एंगल क्या बढ़ गया, और जो 90 डिग्री होता है वो क्या होता है कि पूरा यूँ इस प्रकार से होता है, यानी पूरा मुड़ा होता है, आगे से नुकीला नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेंटर पंच का नुकीला पार्ट कौन से डिग्री का होता है, तो जो सबसे कम डिग्री है उसी का क्या होगा, वो ज़्यादा शार्प यानी नुकीला होगा। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा नुकीला है, उससे कम 60 वाला, और उससे कम क्या है, 90 वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। स्टील रूल व माइक्रोमीटर का अलपतम मान क्रमशः होता है, यानी स्टील रूल क्या करता है कि लंबाई को मापने के लिए, जिस पर मोटर का व्यास नापने के लिए या फिर वायर की लंबाई नापने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, स्टील रूल होता है, जो किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। यहाँ पर आपने पैमाना जो देखा होगा, नॉर्मल स्केल देखते होंगे। और माइक्रोमीटर क्या करता है कि तारों को व्यास को मापने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो स्टील रूल क्या होता है कि अलपतम मान कितना माप सकता है कि 0.5 mm, यानी 0.5 mm क्या होता है कि स्टील रूल का अलपतम मान होता है, यानी इतना साइज़ ये कम का नाप सकता है, यानी कम से कम कितना नाप सकता है, 0.5 mm, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने स्केल की क्षमता होगी। अब बात करते हैं कि माइक्रोमीटर की। माइक्रोमीटर का जो अलपतम मान होता है वो क्या होता है, 0.01 mm होता है। यानी कह सकते हैं कि 100वें भाग, यानी जो 100 सेंटीमीटर जो 100 mm का क्या होता है कि 1वां भाग का क्या नाप सकता है। तो इससे अगर अपने डिवाइड करते हैं तो ये क्वेश्चन आंसर क्या आता है कि 0.01, यानी 1 mm के 100वें भाग को नाप सकता है। 1 mm के 100वें भाग को अगर नापेगा तो इसका जो राइट है क्या होगा कि 0.01 mm, यानी जो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी। यानी 0.5 mm किसका होता है, स्टील रूल का होता है, और 0.01 mm किसका होता है, अलपतम मान माइक्रोमीटर का होता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन की, कोल्ड चीजल के निर्माण के लिए किस धातु को काम में लिया जाता है। यानी कोल्ड चीजल, यहाँ पर पढ़ा था कि जो चीजल होती है दो प्रकार की होती है, थर्मल चीजल और कोल्ड चीजल। थर्मल चीजल का यूज़ कहाँ करते हैं, लकड़ी में, और कोल्ड चीजल का यूज़ लोहे की वस्तु में किया जाता है। थर्मल चीजल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, और जो कोल्ड चीजल होती है वो भी किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी रहती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा,
वो आएगा सी, यानी जो कोल्ड चीजल का निर्माण है वो हाई कार्बन स्टील से किया जाता है। अब बात करते हैं कि वुड शा के 76 mm के क्षेत्र में दांतों की संख्या कितनी होती है। यानी एक वुड शा जो आ रही है, यानी लकड़ी को काटने वाली जो आ रही है, यानी मैं बात करता हूँ कि 75 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर, यानी एक क्या है कि 2.5 सेंटीमीटर की एक आ रही है। यहाँ पर जो दांते की संख्या होगी वो कितनी रखी जाती है, कम से कम 6 से 8 दांते होने चाहिए। यानी जो 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई के अंदर वो कम से कम 6 से 8 दांते होने चाहिए। ये क्या कहता है कि ISI नियम कहता है कि कम से कम इतने दांते होने चाहिए। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 mm की लंबाई की जो आ रही है उसमें दांतों की संख्या होती है, तो यानी 6 से 8 सेंटीमीटर 8 दांतें होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब बात करते हैं कि लकड़ी में छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयुक्त किया जाता है। यानी लकड़ी में छेद करना है तो यहाँ पर एक औजार यानी एक टूल यूज़ किया जाता है इसका, जिसका नाम होता है ओगर या बोल सकते हैं जिमलेट। जिमलेट एक प्रकार का औजार है, जिस प्रकार से हस्त औजार है, जिसका ये हैंडल लकड़ी का बना होता है और यहाँ पर एक लोहे की जो रोड होती है और यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार स्प्रिंग टाइप में आगे से नुकीला होता जाता है लकड़ी के। इसका जो उपकरण का नाम होता है वो क्या होता है, जिमलेट है। और ओगर बात करते हैं कि जिस प्रकार से ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन के अंदर आगे बीट लगाई जाती है और बीट को क्या बोला जाता है, ओगर के नाम से बोला जाता है। यानी जो ये वाला भाग है वो क्या कहलाता है, ओगर कहलाता है। और इसके पूरा भाग है वो क्या कहलाता है, जिमलेट कहलाता है। यानी जो लकड़ी में छेद करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ओगर का भी करेंगे और किसका करेंगे, जिमलेट का भी करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। लकड़ी में छेद करने के लिए जिमलेट और ओगर का यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दे देगा कि इस प्रकार से और आगे से नुकीला, बताओ ये कौन सा औजार है, तो आप क्या बताओगे, ये ओगर है। अगर पीछे आपको हैंडल लगा के दे दे तो ये क्या बन जाएगा, जिमलेट। अब बात करते हैं कि एल्यूमिनियम के तारों के सिरों पर थिम्बल क्या होता है कि लग्स को बोला जाता है कि लगाने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा कि कोई मशीनरी होती है उसके अंदर क्या होता है कि तारों को लगाने के लिए क्या होता है कि जिस प्रकार से एक राउंड में होता है ये वाला, और यहाँ पर एक ऊपर का जो इस पर छेद होता है, इसमें क्या होती है वायरें घुसा दी जाती है और यहाँ पर एक छेद होता है। यहाँ पर क्या होता है किसी उपकरण या औजार में कसना है तो इसमें स्क्रू लग जाएगा, ऊपर से क्या है कस दिया जाएगा ताकि ये जोड़ है वो हिले ना, यानी कोई भी डिवाइस से कनेक्ट किया तो वो क्या है, हिले ना। और जो इसके अंदर जो वायर लगाई गई है तो इस वायर ताकि निकले ना, इस टूल को क्या कर दिया जाता है, यानी इसको दबाना है ताकि वायर निकले ना। तो इस टूल का जो नाम होता है वो क्या होता है, क्रिम्पिंग टूल होता है। यानी इसको क्रिम्प यानी प्रेस किया जाता है, यानी दबाया जाता है। यानी एल्यूमिनियम ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम होता है। या एल्यूमिनियम के तारों को जो यूज़ में लगाने के लिए थिम्बल यानी लग्स को लगाने के लिए कौन सा टूल प्रयुक्त होता है, क्रिम्पिंग टूल होता है। यानी क्रिम्पिंग टूल के द्वारा क्या किया जाता है कि यहाँ से क्या होता है कि इस प्रकार का दबाएंगे और ये क्या पिच दब जाएगा। दबने से क्या होगा कि जो वायर है वो बाहर नहीं निकलेगी और अपना जोड़ क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया कि एल्यूमिनियम के तारों पर थिम्बल लगा रहता है, जो लग्स लगा रहता है। ट्रांसफार्मर में अक्सर देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर इस प्रकार का जो संयोजन है, इस प्रकार का आपको जो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्रिम्पिंग टूल एक उपकरण होता है जो इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि तारों के मुँह को मोड़ने के लिए कौन सा औजार काम में ले जाता है। यानी जो तार होते हैं उनका जो मुँह है, यानी जो आगे का जो इस प्रकार से कई सारे तार निकलती है एक वायर के अंदर, उसका जो आगे वाला जो सिरा होता है उसको मोड़ने के लिए, यानी अपनों यहाँ पर स्विच के अंदर लगा दिया गया इतना पर आगे का जो तार है वो क्या है, फालतू बच गया। तो इसको मोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इंसुलेशन कॉम्बिनेशन प्लायर का। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि सीधा ही कॉम्बिनेशन प्लायर आता तो ये आपका जो आंसर है वो क्या होता, गलत होता। क्योंकि कॉम्बिनेशन प्लायर इंसुलेटिंग होना चाहिए, क्योंकि अपने जो कार्य किस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पे कार्य कर रहे हैं, तो वो इंसुलेटिंग होगा तो हमें झटका नहीं लगेगा। तो हमेशा कौन सा लेना है, इंसुलेटिंग कॉम्बिनेशन प्लायर, जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल कार्य के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। बात करते हैं कि हैमर को काम में लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। हैमर क्या होता है कि जिस पर आप आम भाषा में क्या बोलते हो, हथौड़ा, हथौड़े को क्या बोलते हैं, हैमर। हैमर को क्या है कि यूज़ में ले रहे हैं तो इसकी कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है जो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि ढीले हैंडल से कार्य करेंगे, गलत बात है। क्योंकि ढीले हैंडल से अगर अपने कार्य करेंगे तो जो आगे वाला जो हैमर होता है, यानी जो आगे वाला जो लगाए, ये क्या निकल के गिर जाएगा या फिर चोट भी लग सकती है। हैंडल के आखिरी सिरे छोर को हाथ में पकड़ेंगे, यानी कभी भी अपने यूज़ कर रहे हैं हैमर को तो कब
देखना कि हमेशा पीछे वाले सिरे को यहाँ से अपने को पकड़ना है, यहाँ से अपने को नहीं पकड़ना है। यहाँ से क्यों नहीं पकड़ना, क्योंकि जिस प्रकार से हमें चोट मारेंगे यहाँ पर जॉब पर, तो ये यहाँ से अपने हाथ में लगने का डर रहता है, यानी अपने चोट लग सकती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। हैमर के पास से हैंडल को पकड़ेंगे, बिल्कुल नहीं पकड़ना। हैमर पर ग्रिश लगा कर रखेंगे, नहीं लगाना, क्योंकि हैमर पर ग्रिश लगाएंगे तो वो क्या, जिस प्रकार चोट मारेंगे तो वो क्या हो जाए, फिसल कर गिर जाएगा और अपने क्या चोट लगेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि हैंडल को हमेशा ही पीछे की ओर से पकड़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन की, पेचकस का प्रयोग करते समय किन सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो पेचकस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे, उसका उपयोग करते समय किन किन सावधानी करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है क्या है कि इसका प्रयोग चोरसी के स्थान पर करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि चोरसी किसका नाम है, फर्मल चीजल का क्या होता है, लकड़ी को काटने के लिए जो फर्मल चीजल यूज़ की जाती है उसको क्या बोला जाता है, चोरसी बोला जाता है। तो वहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो अक्सर में जो स्क्रू ड्राइवर का जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है कि स्क्रू को खोलने के लिए। तो इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पेज के आकार के अनुसार क्या बोल रहा है, पेचकस का जो प्रयोग है किन किन सावधानी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका जो उपयोग है, जो ये आंसर क्या अपना राइट है, यानी जो इसका जो चोरसी के स्थान पर अपने नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करना चाहिए चोरसी के स्थान पर, क्योंकि जो पीछे का जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का होता है, वो क्या होता है, टूट जाता है यानी चोट मारने से। सेकंड नंबर क्या है कि पेच के आकार के अनुसार पेचकस का चयन करेंगे। तो यहाँ पर ये भी बात सही है, यानी जो पेच अपने इस प्रकार का ले रहे हैं तो जो स्क्रू का जो यानी स्क्रू ड्राइवर तो उसका भी साइज़ क्या लेंगे, इस प्रकार का। ऐसा नहीं कि पेच इतना ले लिया और स्क्रू ड्राइवर इतना ले लिया, इतने व्यास का। तो ये गलत बात है और ये क्या है, सही है। यानी जो पेज का आकार है उसकी आकार का चयन करेंगे। अब बात करते हैं कि जो सी ऑप्शन है, यानी पेचकस के हैंडल पर हैमर से चोट नहीं मारेंगे। अगर अपने पेचकस होता है इस प्रकार से, जो पेचकस होता है इसका जो हैंडल होता है ये वाला, तो यहाँ पर अगर अपने चोट मारेंगे तो ये हैंडल क्या है, ये ख़राब हो जाएगा यानी टूट जाएगा। तो ये भी नहीं करना है। तो अपने को ये हैंडल का जब पेचकस का यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपने को तीनों बातें ध्यान में रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, कि फेस टेस्टर को प्रयोग में लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। यानी फेस टेस्टर आप यूज़ में ले रहे हो तो इसमें कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। तो पहले बात करते हैं कि चेक करते समय धातु क्लिक पर उंगली रखें व अर्थ के संपर्क में रहें। अब क्या होता है कि जिस प्रकार से ये फेज़ होता है, यानी फेज़ यहाँ पर चल रहा है और अपने फेस टेस्टर यहाँ लगा दिया, और पीछे से क्या होता है क्लिप पर अपने क्या लगानी है, उंगली लगानी है, ताकि वो क्या रहे, अर्थ के संपर्क में रहे। यानी फेज धारा प्रवाह हुई और अर्थ में चली गई तो ये जो लैंप है वो क्या है, जल जाएगा। तो अपने को अर्थ के संपर्क में रहना है, ठीक है। तो ये भी अपना जो आंसर दिया गया ए ऑप्शन वो भी सही है। 500 वोल्ट से अधिक रेंज पर कार्य नहीं करना चाहिए। यानी जो फेज टेस्टर है इसका जो यूज़ है वो 500 वोल्ट से अधिक पर कार्य अपने को नहीं करना है। 500 वोल्ट से क्या करना है, कम करना है, क्योंकि जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस दिया जाता है, यानी जो इसकी जो एवरेज दी जाती है फेस टेस्ट की, वो क्या होता है 500 रेटिंग दी जाती है 500 वोल्ट पर। 500 वोल्ट से ज़्यादा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा यानी ख़राब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सी ऑप्शन पे भी इंसुलेशन चेक करेंगे। यानी जो फेस टेस्टर है इसका यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले तो इसके अंदर एक प्रतिरोध लगाया जाता है, वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और जो इसकी जो बाहरों की जो बॉडी है प्लास्टिक की, वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ताकि अगर अपने सॉकेट के अंदर लगा रहे हैं, फेज़ के संपर्क में आ रहे हैं यानी विद्युत के संपर्क में आ रहे हैं, तो अपने क्या रहे कि अपने को झटका नहीं लगे। तो इससे बोला जाता है कि इंसुलेशन चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने को इंसुलेशन चेक करना चाहिए। और वोल्टेज देखेंगे 500 वोल्ट है तो उससे 500 वोल्ट से ज़्यादा है तो अपने फेस टेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। और चेक करते समय अपना जो उंगली है वो कहाँ होनी चाहिए, उसकी जो पीछे वाली जो क्लिप है वहाँ पर अपने रखेंगे, ताकि अर्थ के संपर्क में आए और जो नियॉन लैंप जो लगाया जाता है फेस टेस्ट में वो क्या है, जल जाए। तो इसका जो सभी ऑप्शन सही है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब बात करते हैं कि लोहे के तार पर पत्ती को सीधा करने के लिए किस हैमर का यूज़ किया जाता है। यानी जो लोहे के तार होते हैं इस प्रकार से लोहे के तार होते हैं, उनको सीधा करने के लिए किसका यूज़ करेंगे। तो इसका जो यूज़ करने के लिए जो हैमर होता है वो क्या होता है, क्रॉस पिन हैमर का जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो हैमर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार लकड़ी पर कार्य करने के लिए कौन कौन से मैलेट जो यूज़ किया जाता है, और लोहे की वस्तुओं को सीधा करने के लिए या चद्दरों को सीधा करने के लिए कई प्रकार के जो हैमर है वो यूज़ करने चाहिए या यूज़ किए जाते हैं। और इनको कई भागों में डिवाइड किया गया अपनी कार्य के आधार पर। वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रेतियों के बारे में और हैमर के बारे में, कि वो कितने प्रकार के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, किस किस भाग
कौन कौन सा बना रहता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। तो अभी अपने को इतना याद रखना है कि लोहे के तार व पत्ती को सीधा करने के लिए कौन से हैमर का यूज़ करेंगे, क्रॉस पिन हैमर का यूज़ करेंगे। और हैमर एंड और रेतियों के बारे में जानने के लिए अपनी नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करें, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन, तारों में इंसुलेशन हटाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। यानी तारों के अंदर इंसुलेशन हटाना है तो किसका औजार का उपयोग करेंगे। तो इलेक्ट्रिशियन नाइफ यानी एक चाकू का यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है। यानी जो इलेक्ट्रिशियन के अंदर कार्य आने वाला जो चाकू है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिशियन नाइफ कहलाता है। ये क्या करता है कि तारों के ऊपर को इंसुलेशन हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो एंगल होता है वो कितना रखा जाता है, 20 डिग्री एंगल रखना चाहिए। यानी जो ये वायर है तो अपने तार को चीर रहे हैं तो एंगल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, यानी 20 डिग्री एंगल रखा जाता है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन नाइफ और वायर के जो बीच का जो एंगल होता है वो छीलने का वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री होना चाहिए। और तारों को छीलने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिशियन नाइफ का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो मैंने टूल के अंदर जो टॉपिक है उसमें से मैंने उठाए हैं, जो परीक्षा में क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो क्या है कि परीक्षा के अंदर पूछे जा चुके हैं और आपके आईटी में एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें से कुछ भी आपको टॉपिक या फिर कुछ क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।